स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो आज हम हिंदी का पार्ट 6 लेके आ गए हैं। 5 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। पांचों की पांचों वीडियो एकदम ज़बरदस्त जानदार रही और आपका भी उन्हें खूब प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। और छठी वीडियो आज हम इसमें समाप्त करने वाले हैं वर्ड वाला चैप्टर को। 5 वीडियो हमने आपको पहले करा दी है। वैसे तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये 2 वीडियो का मटेरियल एक में ही पढ़ाया जा रहा है। 2 वीडियो का कंटेंट जो है वो आपको एक वीडियो में ही कराया जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मैंने 2 में ही कराया तो 7 हो जाएंगी, वर्णमाला की 7 वीडियो हो जाएंगी। अगर आप एक दिन में एक देखने की आदत है आपको तो आप उसमें ही थक जाएंगे। 7 दिन, एक हफ्ते तक वर्णमाला ही पढ़ते रहेंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। एक दिन में कम से कम 2 वीडियो देखो। एक चैप्टर को 2 या 3 दिन दो, उससे ज़्यादा मत दो एक चैप्टर को। और अब हम सोच रहे हैं कि आगे हम ऐसी वीडियो लाएं कि एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म, चाहे वीडियो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की बने, लेकिन एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म। एक दिन में एक चैप्टर खत्म, ठीक है? एक दिन में एक चैप्टर खत्म। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे छोड़ा था? प्राणत्व के आधार पर हमने पढ़े थे। प्राणत्व के आधार पर हमने डिवाइड किया था महाप्राण और अल्प प्राण, ठीक है? इसके आधार पर हमने अल्प प्राण में हमारे 31 थे और महाप्राण में 15 थे। आज हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है? स्वर तंत्री क्या होती है? स्वर तंत्री क्या होती है पहले ये बताइए मुझे। जो ये हमारा गला होता है ना, गला, यहाँ से जहाँ से आवाज़ आती है उसमें एक स्वर तंत्री होती है। जैसे कुछ शब्द हम बोलते हैं, जैसे हमने कुछ शब्द हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला या, तो अंदर से गले में से गरम गरम हवा आती है। या, रा, हा बोलो, हा, अंदर से गरम गरम हवा आएगी। तो वो क्या है, वो हमारी स्वर तंत्री जब चलती है तो उसमें से एक हवा निकलती है स्वर तंत्री में से, ठीक है? तो स्वर तंत्री के आधार पर या, हा, ला, इसमें एक हवा निकलती है, ठीक है? या, रा, ला, अंदर से गले में से हवा निकल रही है गरम। आप बोल के देखिए या, रा, ला, हा, वा को, तो अंदर से एक गर्म हवा निकल रही है, ठीक है? और बात करते हैं हम, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं हमारे जिनको हम बोलते हैं वो गले में से हवा नहीं निकलती, मुंह से हवा निकलती है। जैसे हमने बोला शा, शा में गले में से हवा महसूस नहीं हो रही है, हमें मुंह से हवा महसूस हो रही है। शा, सा, ये क्या है? ये हमें मुंह से हवा महसूस हो रही है, ठीक है? तो स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर हमारे 2 होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं वो? एक है घोष, घोष या सघोष, घोष या सघोष, और दूसरा है अघोष, अघोष, घोष या सघोष और दूसरा है अघोष, ठीक है? घोष या सघोष या अघोष। तो घोष क्या है? घोष क्या है? जब स्वर तंत्री से हमारी आवाज़ निकलती है तो स्वर तंत्रियों के पास आने में गले से हवा निकलती है। स्वर तंत्रियों के पास आने से उसमें एक वायु प्रवाह होती है। उन्हें क्या कहते हैं? सघोष या घोष, सघोष या घोष। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? 3, 4, 5। एक तो जो मैंने वर्ग पढ़ाया था किसका? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग का, कचट तप वाला। तो एक तो उसमें से 3, 4, 5 या, रा, ला, वा, ठीक है? अंतस्थ हो गए। और हा भी इसमें आ गया, हा भी इसमें आ गया। हा वैसे क्या है? हा है हमारा ऊष्मीय व्यंजन, हा है हमारा ऊष्मीय व्यंजन,
क्योंकि हा को बोलने से हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। और 11 के 11 स्वर और हमारे स्वर प्लस स्वर सारे 11 के 11 स्वर किस में आ गए हमारे घोष और सघोष में, जिसे उच्चारित करते समय स्वर तंत्रियों के मिलने पर वायु प्रवाह होती है। एक गर्म हवा निकलती है, एक वायु गले में निकलती है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। नोट्स बनाओ लेकिन पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नहीं पूरा लिख रहे हो। घोष या सघोष जब हम बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों के मिलने से जो हवा निकलती है घोष या सघोष का नहीं, समझो। सघोष, सघोष मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हमारे स्वर तंत्री से हवा निकल रही है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं सघोष। कितने हो गए टोटल? 15, 5, 20 और 11 31। ठीक है, 31 टोटल हमारे सघोष या घोष, 31 इनकी संख्या हो गई। ठीक है, 31 सघोष की संख्या हो गई। अब देखो अघोष क्या है? अघोष क्या है? अघोष है जिनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्रियों के मिलने पर वायु प्रवाह नहीं होती है, वो उल्टा है। देखो स और आ, अगर हम किसी चीज का विलोम निकालते हैं तो उसमें आ निकाल देते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, हम उसके आगे आ लगा देते हैं तो उसका विलोम बन जाता है। ऐसे ही नहीं समझो, जैसे घोष है, घोष के आगे हमने आ लगा दिया, तो इसका उल्टा हो गया, डेफिनेशन भी उल्टी हो गई। सघोष में क्या है? स्वर तंत्रियों से स्वर मिलने के समय स्वर तंत्रियों को एक वायु निकलती है। सघोष में क्या है? अघोष में क्या है? वो वायु नहीं निकलती है, बस जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें आ गया पहला और दूसरा वर्ग इसमें आ जाता है। और क्या? 11 लवांतस्थ इसमें आ गए। हाँ, इसमें आएगा श, सा और श। ये आप बोल के देखिए, इनमें स्वर तंत्रियों से गले से हवा आती हुई नहीं महसूस होगी, गले से हवा आती हुई महसूस नहीं होगी। इनकी कुल संख्या कितनी है? 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 10 और 3 13। अब कोई मेरे छोटे बहन भाई ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने हमारी पहले की क्लास नहीं ली है, तो अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है। ये तो गिनतियाँ हैं, तो मैथ्स में आते हैं, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। बट इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, जो हमारा वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। एक वर्ग होता है व्यंजनों का, उसमें 25 व्यंजन रखे जाते हैं। कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग उसे कहते हैं। वो कैसे बनता है? क, ख, ग, घ और ण, च, छ, ज, झ, अय्या। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, त, थ। ठीक है, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, म। ठीक है, ये हमारे 25 वर्ग होते हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। 16 इसमें कितने? 16 इसमें स्पर्शी व्यंजन होते, सारे तो वैसे स्पर्शी व्यंजन हैं, लेकिन 4 इसमें संघर्षी स्पर्शी होते हैं। ये वाले जिन्हें बोलने में थोड़ा संघर्ष लगाया जाता है, ये संघर्षी स्पर्शी होते हैं। ठीक है, 16 इसमें स्पर्शी होते हैं और 5 इसमें नासिक्य होते हैं। ठीक है, 5 इसमें नासिक्य व्यंजन होते हैं। तो ये पहला है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी और पांचवी। ठीक है, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे लिखी थी, तीसरा है क, ग, ज,
ड द ब, ठीक है। पाँच, चौथा है घा झा ड़ ध न, ठीक है। और या रा ला व, ऐसे ही पांचवा है जिसमें हमारे नासिक के व्यंजन हैं। आ गई बात समझ में। पहला दूसरा का चा टा ता पा, ठीक है। दूसरा है खा छा ठा था पा, ठीक है। इन्हें बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों से हवा नहीं आती है और इसे बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों से हवा आती है, ठीक है। हुई बात इतनी क्लियर। इसमें कोई, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? आपको मैंने संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर भी पढ़ा दिए हैं। ये हमारे स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी आपके हो गए हैं। और आपका अब देखते हैं हम परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या देखेंगे साथियों? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। हिंदी को हम अपनी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। जो भी बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा निश्चित ही उसे सफलता मिलेगी। परंपरागत, ठीक है। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, ठीक है। अतिरिक्त वर्ण हम पढ़ेंगे। अतिरिक्त वर्ण को पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें अतिरिक्त वर्ण होते हैं हमारे, तीन अतिरिक्त हमारे वर्ण हैं। उसमें है एक चंद्र बिंदु, एक अनुस्वार और एक अयोगवा, ठीक है। एक क्या कहते हैं इसको? विसर्ग, एक विसर्ग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। इसको कहेंगे अनुस्वार, अनुस्वार। और इसको कहेंगे विसर्ग, विसर्ग। आई बात समझ में? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक क्या है? जिसमें नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु आती है, ठीक है। जिसे बोलने में नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु आती है। जैसे मैंने बोला चांद, चांद। चांद में हमारा क्या लगा होता है? अनुनासिक लगा होता है। अनुनासिक बिंदु हमारा चांद में है, चंद्र बिंदु भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या? चांद, बोलो चांद। तो नाक जैसे बंद हो गई है, नाक से वायु नहीं आ रही है, मुख से वायु आ रही है। मैंने बोला पाँच, पाँच। तो नाक से वायु जो है पाँच बोलने पे बंद हो गई है और मुख से ज़्यादा वायु निकल रही है। क्या करने में? इसको उच्चारित करने में, ठीक है। इसको उच्चारित करने में, ठीक है। इसको उच्चारित करने में ज़्यादा वायु निकल रही है। और देखो सांप, मुख से वायु कम निकल रही, मुख से वायु ज़्यादा निकल रही है और नाक बिल्कुल बंद हो जा रही है। कांटा, कांटा। तो इसमें क्या है? अनुनासिक है, क्या है इसमें? मुख से वायु कम निकलती है, मुख से वायु निकलती है और नाक से वायु नहीं निकलती है। तीनों नाक में को बोले जाते हैं ये। अतः भी कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला अतः, अतः, ठीक है। जैसे मैंने बोला सांस, तो इसमें अंकी बिंदी का पम, चम, ठीक है। और इसमें चंद्र बिंदु का पाँच, सात, सात नहीं, पाँच, चांद, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें नाक से वायु कम आ रही है, मुख से वायु ज़्यादा निकल रही है।
और ये किस में प्रयोग होता है? ये तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है, तद्भव में, तद्भव में। तद्भव मतलब हिंदी के शब्दों में। अगर आपसे तत्सम और तद्भव में ये चंद्र बिंदु लगा के दे दे और आपसे पूछे कि पहचानिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, जिसपे भी चंद्र बिंदु लग रहा हो, वो डेफिनेटली तद्भव शब्द है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? समझ गए इतनी बात? आगे देखो, आगे देखते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार क्या है हमारा? अनुस्वार क्या है? जिसे उच्चारित करते समय मुख से कम नाक से वायु ज़्यादा निकले। जिसे उच्चारित करते समय मुख से कम और नाक से ज़्यादा वायु निकले, उसे कहते हैं हम, उसका यूज अनुस्वार में होता है। जैसे पंच, पंच, पन। अब मुंह तो बिल्कुल बंद हो गया मेरा। पन, नाक से हवा आ रही है। पंच, पंच, पंच। हाथ लगा के देखो, नाक से हवा आ रही है। चंद्र, 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 चंद्र। ठीक है, चंद्र। और हम न को हटा के यहाँ की बिंदी ऐसे लगा देंगे। चंद्र, दंत। ठीक है, दंत, दंत। नाक से इसमें वायु आ रही है और मुख से कम वायु आ रही है। ठीक है, उसमें नाक से कम वायु आती है, इसमें मुख से कम वायु आती है। और ये क्या है? यह संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्दों में। किसमें? संस्कृत के शब्दों में। संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत में प्रयोग होता है। और ये होता है, ये तो तद्भव होता है, ये होता है तत्सम। तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, क्या है? विसर्ग। विसर्ग संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। विसर्ग क्या है? विसर्ग है संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है विसर्ग भी। ठीक है, जैसे प्रातः, प्रातः, अतः। किसके बाद में? संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में। अब ये तो आ रहा है तय। तय तो व्यंजन है, वो आप कहोगे ये स्वर का, ये तो व्यंजन है। अगर मेरी क्लास आपने पहली क्लास से ध्यान से ली है तो आपको पता चल जाएगा, तय है तो व्यंजन, लेकिन इसमें बाद में स्वर आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया था, जितने भी व्यंजन बोले जाते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, ये सब ये स्वतंत्र नहीं होते, ये किसी न किसी स्वर से मिलके बने होते हैं। जैसे आवाज आई तय, उच्चारण के आधार पर देखो, तय, तय की आवाज आई तो तय में बाद में किसकी आवाज आ रही है? ए की आ रही है ना, तय। ए की आवाज आई बाद में, तय तो शुरू में ही बोला बस तय, बाद में तो ए की आवाज आ रही है, तय। ठीक है, तो ए की आवाज आ रही है तो तय हमारा मिलकर बना होता है, आधा तय प्लस ए से मिलकर बना होता है। तो हर व्यंजन के लास्ट में कोई ना कोई स्वर होता है, इसलिए ये स्वर के बाद में आता है, इसलिए यह स्वर के बाद में आता है। प्रातः, प्रातः। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि जो प्रातः है ये, तो इसमें आधा प है या आधा र है? प्रातः में आधे जो ये र लगा हुआ है, र का कौन सा रूप है ये? और र ये आधा है या पूरा है, या इसमें प आधा है? प्रातः में प आधा है या र आधा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहली क्लास में यही पढ़ाया था। इससे पहली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया था। ठीक है, अतः, प्रातः। ठीक है, दुख, दुख। ठीक है, अतः, प्रातः, दुख। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे विसर्ग के एग्जाम्पल हैं। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। आई बात समझ में? इतनी बात सभी की समझ में आई? ठीक है, चलो
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई। अनुनासिक के जो है वो तद्भव में प्रयोग होता है। अनुसार नोट बना के लिख लो। अनुनासिक के तद्भव में प्रयोग होगा, हिंदी के वर्ड में प्रयोग होगा। अनुसार तत्सम में प्रयोग होगा, संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होगा। और विसर्ग हमारा स्वर के बाद में प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में प्रयोग होता है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखेंगे हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब क्या देखेंगे? उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे देखेंगे? देखिए, जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उच्चारित हम पेट से करते हैं। पेट से निकलता है, माथे से निकलता है, कहाँ से निकलता है? मुंह से निकलता है ना, गले से होता हुआ मुंह से निकलता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं अंदर, जो हमारे बोलने में प्रयोग होते हैं, ठीक है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? एक तो हमारा कंठ है, ठीक है, एक मूर्धा है, तालु है, दंत है, जीभ है, ओष्ठ है। ये सब चीज़ें हमारी किसी भी वर्ण को, किसी भी ध्वनि को बोलने में क्या करती हैं? हमारी सहायता करती हैं, बोलने में सहायता करती हैं, ठीक है? देखो, अब जैसे ठीक है, एक कंठ, ठीक है, मूर्धा, तालु या तालव्य, तालु, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ, ओष्ठ। आई बात समझ में? यहाँ क्या होता है? हमारा कंठ होता है, कंठ, ठीक है। उससे ऊपर मूर्धा, विक्स का आपने ऐड देखा होगा, जिसमें विक्स का ऐड होता है। हमारे गले में कुछ इतनी बड़ी एक डंडी सी लटकी रहती है, जिसपे वो कीटाणु लटका रहता है, खिचखिच वाला, ठीक है। खिचखिच वाला जो कीटाणु लटका रहता है वो होता है हमारा मूर्धा। और फिर ऊपर यहाँ ऐसे अपनी जीभ को ऊपर ऐसे लगाओ, ऐसे, तो ऊपर जहाँ जीभ लग रही है वो होता है तालु। उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद हमारे दांत और होठ होते हैं हमारे ओष्ठ, ठीक है। होठ, इनकी ही सहायता से हम सभी पूरी ध्वनि को उच्चारित करते हैं, ठीक है। अब देखो, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ है। इतने वर्ण हमारे बटे हुए हैं। कुछ वर्ण हमारे कंठ से निकलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम? कंठव्य। उन्हें क्या कहेंगे? कंठव्य। जो हमारे कंठ से निकल रहे हैं उन्हें कहेंगे हम कंठव्य। कुछ हमारे तालु से निकल रहे हैं उन्हें कहेंगे हम तालव्य। तालु से निकलने वाले को कहेंगे तालव्य। कुछ मूर्धा से निकल रहे हैं उन्हें कहेंगे मूर्धन्य। मूर्धा से निकले हुए मूर्धन्य। कुछ दांत से निकलेंगे दंतव्य, और होठ से निकले हुए ओष्ठ है। होठ से निकले हुए ओष्ठ है। समझ में आई आपको बात? अच्छा, अब देखो कौन से वर्ण हमारे, पूरी वर्णमाला की बात हो रही है इसमें, पूरी वर्णमाला की, कौन से वर्ण हमारे कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। पहला कंठ से, कंठ से कंठव्य, कंठ से कंठव्य। कंठव्य पहला आया, वो निकला हमारा कंठ से। कंठव्य जो है हमारा कंठ से निकला। अब याद करो,
कैसे कंठ और कैसे क वर्ग। तो क वर्ग वाले कंठ से निकलते हैं, ठीक है, क वर्ग वाले कंठ से निकलते हैं। कौन कौन से हैं क वर्ग में? का, खा, गा, गा, घा। का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा और ण, ये हैं हमारे का वर्ग वाले। ये सब निकलेंगे हमारे कंठ से, ठीक है। इसको हम एक टेबल के उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी एक टेबल बना लो इसकी, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। आप ये समझ लो कि आपकी एक एक क्लास में आपके 1 या 2 नंबर हैं। अब जितना आप स्किप करेंगे, जितना आप छोड़ेंगे, उतना आप एग्जाम से अपने रिजल्ट से दूर होते चले जाएंगे। 1-1, 2-2 नंबर से ही आप बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। कंठव्य, कंठ, कंठ, का से कंठ, का से कवर्ग, का से कंठ, का से कवर्ग, ठीक है। और कौन कौन से आएंगे इसमें? और आएंगे इसमें, और आएंगे, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ऊपर यहाँ तो जगह नहीं है, फिर ये हटाना पड़ेगा मुझे। आ, ए, आ, है और विसर्ग, विसर्ग, ये कौन से हो गए? ये हो गए हमारे कंठ से। विसर्ग, ए, आ और विसर्ग, ये हो गए हमारे कंठ से निकलने वाले कंठव्य वर्ण। कौन से वर्ण हैं ये? कंठव्य वर्ण हैं, कंठव्य वर्ण। अब आगे चलते हैं हम तालव्य पे। तालव्य, तालव्य किससे बने निकलते हैं? तालु से। तालव्य निकला तालु से, तालव्य निकला तालु से, तालव्य तालु से निकला, ठीक है। अब देखो, तालव्य हमारा तालु से निकला। ये कौन से हैं? च वर्ग हैं, च वर्ग। च, छ, ज, अइया, च, छ, ज, अइया, च वर्ग। च, छ, ज, झ और अइया। और क्या निकला इसमें? छ, छ, झ, अइया। और निकला इसमें ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, ये और श, ऊ नहीं आएगा, सॉरी, ये और श, ठीक है। अब देखो, कंठ से कौन कौन से निकले? कंठ से निकले क वर्ग वाले, कंठ से निकले क वर्ग वाले। और तालव्य से कौन से निकले? जो तालु से हैं, च वर्ग वाले, ठीक है। च बोलो, च। च आपके जो आपकी जीभ है वो तालु में टच होगी, च, तो च। तो च वर्ग वाले तालु से निकले, च वर्ग वाले तालु से निकले। और ई, श, या, ई, श, या, ई, श, या, ठीक है। ई, श, या। आ गई बात समझ में? अब आ गए हम, अब आ गए हम, अब आ गए हम किस पे? मूर्धन्य पे। अब आ गए मूर्धन्य, मूर्धन्य पे। मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा। मूर्धा से जो निकले, मूर्धन्य, मूर्धा से निकले टवर्ग वाले, टवर्ग, टा, टवर्ग वाले निकले, टवर्ग वाले निकले टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ठीक है। ये तो हो गए टवर्ग वाले, टा, ठा, डा, अणा, ठीक है। और क्या निकला? री,
र श, री री रा और शा। ये कौन से हमारे, ये हैं हमारे मूर्धन्य। कौन से हुए? मूर्धन्य वर्ण। कौन से वर्ण हुए? मूर्धन्य वर्ण, जो हमारे मूर्धा से निकलते हैं, जो हमारे मूर्धा से निकलते हैं। आगे देखो, दंतव्य, 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 ठीक है। दंतव्य किससे निकलेंगे? दंत से निकलेंगे। दंतव्य किससे निकलेंगे? दंत से निकलेंगे। दंतव्य हैं हमारे तय वर्ग वाले। देखो तय बोलोगे ना, तय, तो आपकी जीभ दांतों से लगेगी, जीभ दांतों से टच होगी। तय, तय, जीभ जो है दांतों से टच हो रही है। तय, तय वर्ग वाले, तय, थ, द, ध और न। तय, थ, द, ध, न। हमारी जीभ जो है इसमें दांतों से टच हो रही है। और ल, से, ज, ल, से, ज, ल, से, ज, ल, ले, से और ज। इन्हें बोलने में हमारी जीभ दांतों से टच होती है, दांतों से टच होती है, तो इन्हें कहेंगे दंत, दंत्य, दंतव्य। इन्हें कहेंगे हम दंतव्य। इन्हें क्या कहेंगे? दंतव्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ। अभी बस लिखते जाओ, अभी 1 मिनट बाद हम इनको याद कर रहे होंगे क्लास में ही। ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठव्य, ओष्ठ, ओष्ठ है, ओष्ठ है, किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। ओष्ठ मतलब होठों से, हमारे होठों से जो बोले जाते हैं। जैसे कौन सा, अब आप अपने आप ही बता दोगे। पे, 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 पे हमारे होठों से बोला गया है ना, होठ दोनों हमारे आपस में टकराए पे बोलने पे, तो पवर्ग, पवर्ग, पे वर्ग, पे, फे, पे, फे, बे, भे, मैं। देखो होठ हमारे टकराए हैं इन्हें बोलने पे। पे, फे, भे, भे, मैं, पे, फे, भे, भे, मैं। ये क्या हो गए? हमारे ओष्ठ से बोला गया। और ओष्ठ से और क्या बोला गया? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी हमारे ओष्ठ से बोले गए। कौन सा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ किससे बोले गए? ओष्ठ से बोले गए। तो ये कौन से व्यंजन हो गए? ओष्ठ्य व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए? ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण हो गए हमारे। कौन से हो गए? ओष्ठ्य वर्ण हो गए। आई बात समझ में इतनी? अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको याद करने में हमें, सही चल रहा है? हाँ, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? अब देखो, कंठ, कंठ की शुरुआत में कै आ रहा है और कै वर्ग से कंठ, कंठ से कै वर्ग वाले बोले जाएंगे, ठीक है। कंठ से कै वर्ग वाले बोले जाएंगे। ए, आ, है विसर्ग, आह, आह विसर्ग, कंठ वाले आह विसर्ग, आह विसर्ग, ए, आ, है और विसर्ग। ये किससे बोला जा रहा है? कैसे बोला जा रहा है? ए, आ, है विसर्ग, ठीक है। ए, आ, है विसर्ग, ये किससे बोला जा रहा है? कै वर्ग से बोला जा रहा है, कै वर्ग कंठ से बोला जा रहा है। आई बात समझ में? अब देखो तालव्य, तालु, तालु में आता है चै वर्ग, चै। अब जितने भी चमचे होते हैं वो तलवे चाटते हैं, है ना, तो ये है तालु। तालु से आप रखिए, चमचा जो है, जो जिसका भी चमचा होगा उसके तलवे चाटेगा, इसलिए वो उसे चमचा कहलाता है, ठीक है। जितने भी चमचे होते हैं वो सब तलवे चाटने वाले होते हैं। तो तालव्य, तलवे से तालव्य याद रखो और चमचे से चै वर्ग याद रखो। चा, छा, जा, झा, अइया, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, अइया, चा, छा, जा, झा, अइया, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब तालु से बोलने वाले हैं, ये सब हैं तालव्य, ठीक है। चा, छा, जा, झा, अइया,
ये सब तालव्य हैं। और जो चमचे होते हैं तलवे चाटते हैं, उन्हें देख के कैसे बोला जाता है? उन्हें देख के कैसे बोला जाता है? ई। उन्हें देख के सब ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या उनसे। जितने भी चमचे होते हैं उनसे सब ईर्ष्या करते हैं, उनसे सब ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या से ईयश, ई यश। या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक यश नाम का लड़का था, वो चमचा था किसी का और वो उसके तलवे चाटता रहता था। तो सब कहते हैं ई यश जो है ना, ई यश ये इसका चमचा है और ये इसके तलवे चाटता है। तो ई यश और च छ जा जा चवर्ग वाले क्या हुए? तालव्य हुए। मूर्धन्य मूर्धा टा ठा डा ढा अणा और ऋषि। ठीक है, ऋषि जो थे वो मूर्छित अवस्था में थे। ऋषि जो थे मूर्छित अवस्था में थे, ऋषि मूर्छित अवस्था में थे। तो मूर्धन्य से मूर्धा से बोले जाते हैं कौन से? ऋषि, श्रेय, रे, शय। और ठंड में ऋषि मूर्छित अवस्था में हो गए। तो टवर्ग वाले टा ठा डा ढा अणा, टा ठा डा ढा अणा। ऋषि ठंड में मूर्छित अवस्था में हो गए। ठीक है, दंत से बोले जाते हैं ता था दा धा न ला सा ज, ला सा ज। ये सब दंत से बोलने वाले हैं। सब कौन से हैं? दांतों से बोलने वाले हैं। ओष्ठ से पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ऊ और बड़ा ऊ। ये सब किससे हैं? ये सब दांतों से बोलने वाले हैं। किससे? ओष्ठ से बोलने वाले हैं, ओष्ठ, होठों से। ठीक है, अब आगे देखो, ये नोट कर लिया सबने अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारी नई विकसित ध्वनि है। कौन सी? अरबी, फारसी, ये सब क्या है? ये सब नई विकसित ध्वनियाँ हैं। इसको अरबी और फारसी के शब्दों को कैसे विकसित किया? नुक्ता लगा के। नुक्ता पढ़ाया लास्ट क्लास में, नुक्ता पढ़ाया था आपको। इससे पहली क्लास जो हुई थी उनमें नुक्ता पढ़ाया था। तो कैसे? नई विकसित ध्वनि है और नुक्ता लगाने के बाद वर्ड का मतलब बदल जाता है। हेडिंग डालो नई विकसित ध्वनियाँ, और उसे हम जैसे खा के आगे नुक्ता, का के आगे नुक्ता, गा के आगे नुक्ता। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे वर्ण मतलब जो है बदल रहा है। वो देखो कैसे बदल रहा है। जैसे हमने लिखा खाना, इस खाना का मतलब क्या है? खाना, खाना, खाना। और यहाँ अगर मैं नुक्ता लगा दूँ, खा में नुक्ता लगा दूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा खाना। इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ कमरा, जिसे कहते हैं हम गुशल खाना। ये अरबी का शब्द बन गया है। और अरबी के शब्द में खाना वर्ड का जो वो है, उसका अर्थ है कमरा या डब्बा। कमरा या डब्बा, क्या अर्थ है उसका? कमरा या डब्बा। तो जितने भी कहने का मतलब ये है, नुक्ता लगाने से शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। और ये नई विकसित ध्वनि अरबी में आता है। नई विकसित ध्वनि अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा जरा, जरा, जरा शब्द लिखा। जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा, बुढ़ापा। जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा। जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा। ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया नुक्ता, जरा में लगा दिया मैंने, जा में नुक्ता लगा दिया, तो ये हो गया जरा। जरा मतलब जरा सा, जरा सा यानी कि थोड़ा। और जो हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं ना, जो हम हिंदी में बोलते हैं जरा सा, वो हम गलत बोलते हैं। ये होता है जरा सा, जरा सा। तब उसका मीनिंग थोड़ा निकलता है। जरा सा का मीनिंग तब थोड़ा निकलेगा, वरना तो जरा सा मतलब बुढ़ापे सा, जरा सा मतलब बुढ़ापे सा। इसलिए आज के बाद जरा सा नहीं, जरा सा बोलेंगे, जरा सा। ठीक है, जरा सा। ठीक है, बुढ़ापा, उसका मतलब क्या हो गया? जरा सा का बुढ़ापा। ठीक है, आगे देखो, जैसे मैंने बोला कफ, कफ, और नुक्ता नहीं लगाया, तो ये कौन सा कफ हो गया? बलगम वाला, बलगम वाला कफ हो गया ये।
जो हमारे गले से निकलता है, जब हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, ये वो वाला कफ है। और मैं इसमें नुक्ता लगा दूँ तो ये बन जाए कफ। बोलने में थोड़ा सा अंतर होता है, अरबी और फारसी के शब्द थोड़े अलग तरीके से बोले जाते हैं। नुक्ता के बोले कफ, उसका क्या मतलब होता है, जो हमारे शर्ट के बटन कफ होता है उसको कफ कहते हैं। इसे लगाने से अभी ये क्या है, अभी ये इसका अर्थ निकलेगा बलगम, और अगर मैं इसमें नुक्ता लगा दूं तो इसका अर्थ निकलेगा शर्ट के बटन, जहाँ शर्ट के बटन होते हैं, ठीक है। तो कहने का भाव आपको समझ में आ रहा है। जरा में अगर नुक्ता लगेगा तो तभी उसका शब्द होगा थोड़ा, थोड़ा सा, तभी उसका शब्द होगा अर्थ होगा थोड़ा। अगर नुक्ता नहीं लगाया तो वो बुढ़ापे में चेंज हो जाएगा। आई बात यहाँ पे समझ में, आ गई बात समझ में। आगे चलते हैं, आगे देखो, अब चैप्टर समाप्ति की तरफ है ये। आज में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वर्ण विच्छेद। मैंने आपको कम पढ़ाया है, वर्णों का विच्छेद वो मैंने आपको कम पढ़ाया है। अब थोड़ा सा वर्ण विच्छेद देख लेते हैं और चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। जैसे अब देखते हैं आपने पिछली क्लास कितनी रिवाइज करी है, ठीक है, कितनी आपने ध्यान से पिछली क्लासेस ली हैं। जैसे मैंने लिखा कम, कम, अब इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। ये आपको संधि चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, ये वाला पॉइंट। अगर जिसका ये क्लियर है समझो उसकी संधि क्लियर है, जिसका ये क्लियर है उसकी संधि क्लियर है, और जिसका ये क्लियर नहीं है उसकी संधि कभी नहीं आने की। अब देखो मैंने बोला था जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सब स्वर पे जाके खत्म। जैसे मैंने बोला कै, तो ये किस पे खत्म हुआ, ए पे जाके। तो कै में कहीं ना कहीं ए छिपा हुआ है, कै में कहीं ना कहीं ए छिपा हुआ है, कै में कहीं ना कहीं ए छिपा हुआ है। कब, अब जब हम इसमें हलंत लगा देंगे। ये है इसका सही उच्चारण। छोटा हम कै बोलते हैं, बाद में तो ए की ही आवाज़ आती है। छोटा सा हम क बोलेंगे, फिर ए की आवाज़ आएगी कै, ठीक है। अब मैं देखो, मैं में भी ऐसा ही है, प्लस मैं तो हम छोटा सा बोलेंगे, बाद में ए की आवाज़ आती है तो आधा मैं प्लस ए। तो ये क्या हुआ, कम का क्या हुआ, वर्ण विच्छेद, कम का वर्ण विच्छेद, ठीक है। आ रही है समझ में बात, वर्ण का, कम का वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट शब्द देखो, नेक्स्ट शब्द देखो, नेक्स्ट शब्द हम देखेंगे ट्रेन। नेक्स्ट शब्द देखेंगे ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन है। ट्रेन का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, मैंने पिछली क्लास में ट्रे ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ट्रे क्या है, इसमें देखो अब ट्रेन, अब इसमें एक टे है, रे है, फिर एक क्या लगा हुआ है, स्वर, और टे है। इसमें सबसे पहले आएगा आधा टे प्लस, फिर आएगा आधा रे। आधा रे क्यों आएगा, क्योंकि स्वर इसमें क्या है, ए है, फिर प्लस स्वर और आधा न और प्लस ए, ट्रेन, ट्रेन, ए बोला जाता है ना लास्ट में, ट्रेन। तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद हुआ ट्रेन का। आ रही है बात समझ में, सिंधी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो जैसे कृषि, कृषि, कृषि का वर्ण विच्छेद देखो, कृषि का, कृषि का वर्ण विच्छेद देखो, कृषि, कृषि कैसे है, कै आधा, फिर री आ रहा है, री, जो हमने री स्वरों में पढ़ा था, इसमें कौन सा स्वर है, री, री का स्वर है, और आधा श प्लस ई, क्या हो गया ये, ऋषि। अब छोटा ई क्यों आया, क्योंकि छोटे ई की मात्रा है कृषि पे, तो छोटा ई आया। आई बात समझ में, इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे, मैं कुछ आपको दे रही हूँ, इनका वर्ण विच्छेद करके दिखाइए। जैसे 5 वर्ड मैं दूंगी, 5 के 5 का वर्ण विच्छेद मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, दूसरा ज्येष्ठ, दूसरा कर्म,
तीसरा सूरज, सूरज, चौथा सूरज, चौथा श्रवण, श्रवण, और पांचवा ज्येष्ठ, कर्म, सूरज, श्रवण और पांचवा सिंह। इसका वर्ण विच्छेद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज हमारा वर्णमाला चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट में है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में आंसर की क्लास रखेंगे हम। पहले जल्दी से हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, फिर प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम। ऐसे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चैप्टर की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी एक ही क्लास में। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्या करें, कमेंट करके बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। पूरा चैप्टर पढ़े, बहुत आसान तरीके से क्लास की क्लास में ही याद करा दिया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान तरीके से है सब कुछ आसान है अगर आप करना चाहते हैं तो। सब कुछ मुश्किल है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए लेते हैं विदाई। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा में। नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा हो सकता है आज शाम को या कल सुबह वीडियो संज्ञा की आ जाए। थैंक यू।